हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वन शॉट एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में चला है, स्टार्ट हो रहा है। सो आज का लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वन शॉट स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में। सो इस चैप्टर में वन शॉट पूरा चलेगा, 1 घंटे का है और इसमें सारे जितने भी इमेजिनेशन है सारे आपको एकदम फुल समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का मोटिवेशन, संघर्ष करने वाले तो ज़रूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल दोनों। इसलिए संघर्ष करिए और मेहनत का फल पाइए और समस्या से दूर मत भागिए। तो ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इतना स्लाइड तो अच्छा ही हो रहा। आप चलिए आगे पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पहली चीज़ ये जानिए, फूड का ही मेन रोल होता है। अहम रोल जो हुआ है ये फूड का रोल हुआ है। तो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फूड क्या है, इसमें कैसे फूड एब्जॉर्ब होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है। तो हर एक चीज़ वन शॉट में पढ़ेंगे जल्दी। और आपको अगर नोट्स बनाना हो तो इससे ही आप बनाइए, या आप अदर साइट से नहीं पढ़ रहे हो जो वहाँ से नोट बनाइए। लेकिन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एकदम समझ में आएगा, एकदम फील हो जाएगा। इतना तो एकदम एनसीईआरटी के एक लाइन भी इधर उधर नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि आप तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा भाई, ये बात तो है। सो चलिए देखिए, फूड जो होता है, फूड इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन। तो मतलब हर जीवित प्राणी के लिए फूड जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नहीं। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ फूड इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेन। मतलब लिविंग ऑर्गेन के लिए जो फूड होता है भैया, वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करता है। अच्छा ये बताइए, जो ह्यूमन बीन होता है उसे फूड कहाँ से मिलता है। अब ये बोलो सर फूड तो प्लांट से मिलता है। हाँ, मैं बोला हूँ प्लांट से ही मिलता है, फूड हमें प्लांट से ही मिलता है। लेकिन जो हमारा अब तुम बोलो रे सर चावल है, दाल है, सब्जी है या रोटी है, आप जो भी खाते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, ये सारी चीज़ हमें अल्टीमेट कंक्लूजन देखा जाए वो सन से हमें प्लांट में मिला है। अब प्लांट के द्वारा फूड बन रहा है तो अब हमें मिलेगा। मतलब अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और है भी यहाँ तक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दी अर्थ। पूरे अर्थ पे जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि अच्छा ये बताओ, सन से हमारा फोटोन निकलता है कि नहीं। फिजिक्स में पढ़ रहे हो कि सन से हमारा फोटोन निकलता है। फोटोन अब ग्रीन प्लांट पे पड़े। अब ग्रीन प्लांट, मान लो ये ग्रीन प्लांट है। अब इसके अंदर सन का प्रभाव आया। अब सन का प्रभाव आया तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। और तुम पढ़ते आ रहे हो कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। तो ऑटोट्रॉपिक होता है तो ये प्लांट खुद अपना खाना प्रिपेयर करेगा, और साथ में ही जो खाना प्रिपेयर करेगा तो ये अदर चीज़ भी करता है। जैसे हमारा तुम मॉर्फोलॉजी में पढ़े हो कि हमारे जो ये प्लांट है वो हमारा फ्लर्ट करता है। फ्लर्ट मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अपने पत्तों से फ्लर्ट से अपने एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का एक्सचेंजमेंट करते हैं, और अपने लिए भी खाना बनाते हैं और अपने लिए भी खाना बनाते हैं, और हम लोग को भी खाना प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट तो फूड प्लांट में खुद के लिए भी यूज कर लेते हैं, और क्योंकि इसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। भाई प्लांट को भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। बची हुई और फूड हार्बीवोरस द्वारा से लिया जाता है, और हार्बीवोरस से कार्निवोरस द्वारा ले लिया जाता है। दुनिया का सारा फूड प्लांट द्वारा बनाया जाता है। इसलिए फूड
फूड बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा ये बताऊँ जो हमारा प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है वो हमारा प्लांट है। प्लांट एक प्रोड्यूसर होता है। तो जैसे कि अब हम आप तो स्लाइड पे ले जा रहे हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे हम तुम्हें स्लाइड में ले जा रहे हैं। ये हमारा हो गया सन। देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है वो पढ़ानी थी तो उसे तरह। देखो ये सन है, सन से हमारा क्या बना प्लांट, सन से हमारा क्या बना प्लांट। अब तो लाइट एनर्जी से हमारे प्लांट में गया। अब प्लांट हमें क्या दे रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 ले रहा है, और मिनरल, और जो हमें सॉइल तो क्या कर रहा है, सॉइल तो फर्टिलाइज कर रहा है ना। ये सॉइल तो एक फर्टिलाइजेशन दे रहा है कि नहीं, फर्टाइल बना रहा है। फर्टाइल बनाने के वजह जो हमारा इधर उधर का जो प्लांट है वो हमारा ग्रोथ बढ़िया कर पाएगा। तो हमारा सॉइल बाइंडर भी तो है। तो इस तरह देखो अब ये फोटोन के द्वारा हमारे पास पेड़ पे आ रहा है। अब पेड़ पे आ रहा है तो ये पेड़ पे जब आएगा तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है ये प्रोड्यूस करेगा। अब ये प्रोड्यूस करेगा तो ये प्रोड्यूसर है। और जब ये जैसे जानवर हुए, तितलियाँ होंगी, अब इससे मान लो फ्लावर उड़ा हुआ है। अब ये फ्लावर जाते लेती हैं, फ्लावर कंज्यूम करते हैं, तो ये लोग कंज्यूमर हुए कि नहीं। अब ये लोग जिस तरह अब इससे ही तो ले रहे हैं। अब इन्होंने खाना बनाया, अपने लिए तो खाना बनाया इसलिए हरा है, और फिर उसके बाद इन लोग के लिए भी खाना बना दिया है, तो ये कंज्यूमर है। ठीक है। सो अगर एक ट्रॉपिक लेवल देखा जाए, सन से हमारा क्या बन जाए प्लांट, सन से हमारा क्या बन जाए प्लांट से क्या बना अब सन से क्या बना प्लांट ने सन से बना प्लांट। सन एक अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट पावर से मतलब प्लांट बना। प्लांट से अब प्लांट ने देखो अब रैट ले लो, रेप्टाइल ले लो। अब ये प्लांट खाते हैं, छोटे छोटे घासे या छोटी छोटी पत्तियां खा लिया। अब रैट तो स्नैक ने खा लिया। तो मतलब देखो ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस किया, ये इन्होंने कंज्यूम किया। अब इन्होंने स्नैक ने रैट तो कंज्यूम कर लिया, और स्नैक तो ईगल ने कंज्यूम कर लिया। और जहाँ तक इसका नाम देख लो साइंटिफिक, रैट का रेडिस होता है, स्नैक का नाजा, और ईगल का वर्चर। तो ये मैंने लिख दिया। तो ट्रॉपिक फर्स्ट पे प्लांट आया था, और ट्रॉपिक सेकंड पे। जैसे रैट तो ही नहीं लेना है, हम ही लोग लेना है, हम ही लोग, क्योंकि हम ही लोग कंज्यूम करते हैं। अब देखो फूड जो होता है वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड ये पाए जाते हैं। अब ये कौन से कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट, और माइनर कंपोनेंट हमारा क्या होता है, मिनरल एंड विटामिन। देखो हर एक NCERT की लाइनें आप पढ़ोगे उसके बाद समझ में आएगा और फील हो जाएगा। देखो फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, जाहिर सी बात है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और हाँ हमारे जरूरत में जब एनर्जी मिलेगी तो हमें जरूरत हो और ग्रोथ हो जा, तो हमारे जो अब एनर्जी मिल रही है, अब जैसे कि अब हमें एनर्जी नहीं मिले तो हमारी जो सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब हमें एनर्जी मिलेंगी तो हमारे सेल के जो टिश्यू है या सेल है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। तो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू करता है। तो फूड हमें एनर्जी भी देता है, ग्रोथ भी करने में मदद करता है, और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू होता है। जिस तरह हमें फ्लो चार्ट बना दिए हैं, फूड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जिससे माइनर में मिनरल और विटामिन होते हैं, और मेजर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करता है, एनर्जी और हेल्प करता है इसमें ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ सेल। देखो जैसे कि ये स्लाइड है, ये देख लो, इसमें क्या नाम है फ्लावर से हमारा मॉस्किटो ने ले लिया। अब फ्रॉड ने मॉस्किटो खा लिया। अब स्नेक ने फ्रॉड उठा लिया, और आउल ने स्नेक उठा लिया। तो ये हमारा एक फूड चेन बन गया। देख लो ये हमारा प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर के बाद ये कंज्यूम किया, फिर फ्रॉड ने ये कंज्यूम कर लिया जैसे दराज होपर। तो अब स्नैक ने हमारा जैसे क्या एज्यूम कर लिया, अब ये फ्रॉड तो अब आउल ने स्नैक तो कंज्यूम कर लिया। ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा फूड चेन बन गया है। देखो अब आगे का ये है वाटर। अब वाटर का क्या अहम रोल है, वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब बोलते हैं वाटर इज जल ही जीवन है, तुमने सुना भी होगा
तो वाटर हम क्यों पीते हैं, इतना अहम रोल होता है। अहम क्या रोल होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस तो मेंटेन करता है और डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी को बचाता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता है हमारी बॉडी को। तो अहम रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन करता है और डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी से बचाता है, हमारे बॉडी को हाइड्रेट में रखता है, डिहाइड्रेट होने नहीं देता है। अब फूड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ये पॉलीमर होता है। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, बायो माइक्रो है और बायो मैक्रो है, पॉलीमर है और ये मोनोमर है। तो डाइजेशन हमारे दो तरीके से होता है, एक मैकेनिकल होता है और एक बायोकेमिकल डाइजेशन, जिससे हम बोल सकते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब सुनो, अब आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो सकता है। जब फूड डाइजेस्ट होते बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बन गया। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ब्लड तक हमें फूड तो क्या पहुँचाना है, तो हम डाइजेशन क्यों पढ़ रहे, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है, जो हमारा फूड होता है वो ब्लड तक पहुँच जाए। ब्लड तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि पहली चीज़ हम मुंह में लेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, जब फूड मुंह में लेंगे तो हमारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा टुकड़ा है। अब उसके बाद जब हमारे पेट में जाएगा तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब वहाँ तक पहुँचेगा तो ब्लड में पहुँच जाएगा। ब्लड में मेरा मेन वर्क होता है, ब्लड में जितने एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर ये किस प्रोसेस होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, एक बायोकेमिकल डाइजेशन से होता है। तो आप सुनो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू चीज़। फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड इज द एसोसिएटेड ग्लैंड। देखो कैनाल पे पहला डिपेंड करता है, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्लैंड क्या है, सिलेवरी, लीवर, पैंक्रियास, 3 ग्लैंड है। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अब बताएंगे आगे। देखो एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हम लोग से स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस से। तो कंप्लीट डाइजेशन होता है। तुमने अभी मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ाया था, जो हम लोग का है वो मोस्ट एडवांस होता है। मोस्ट एडवांस होने का मतलब होता है हम लोग से कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब हमारे पास माउथ और एनस दोनों होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, इससे पहले अगर तुम्हें लेक्चर एनिमल किंगडम का देख लेना, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ बताया हुआ है। अब देखो माउथ से हमारे टेस्ट में जा, पहले बटल कैविटी, बटल कैविटी का नाम ओरल कैविटी। उसके बाद फेरेस्ट पे जा, इसोफेजस में जा, इसोफेजस का नाम क्या होता है, फूड पाइप। ओपन इन अ जे शेप बैग, अब जे शेप बैग तो क्या बोलते हैं, स्टोमक। ठीक है, और स्टोमक में हम फूड मिनिमम मैक्सिमम 4 से 5 घंटे रख सकते हैं। अब उसके बाद ओपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सीटम, कोलन, रेक्टम। क्या होता है, सीटम, कोलन, रेक्टम। अब उसके बाद एनस में ओपन हो जाता है रेक्टम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या था, एलिमेंट्री कैनाल। और एनसीईआरटी भी दी हुई है। देखो जैसे कि एनसीईआरटी तो लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा माउथ हमारा है। माउथ के बाद हमारे ओरल कैविटी में जाएगा, ओरल कैविटी के बाद फेरेट में जाएगा, फेरेट के बाद हमारा ईसोफेजस में जाएगा, ईसोफेजस से डायरेक्ट स्टोमक, स्टोमक जे शेप्ड लाइट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है, दूसरा नाम जेजुनम होता है, तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये हमारा तीसरा पार्ट होता है। अब फिर 3 पार्ट के बाद हमारे 4th पार्ट में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पहला क्या होता है, सीटम, दूसरा हमारा क्या होता है, सीटम हो जाए ना, कोलन। कोलन भी 4 प्रकार का होता है। देखो कोलन 4 प्रकार का होता है, एक एसेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा डिसेंडिंग, चौथा सिग्मोइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन में देखो पहले सीटम, फिर कोलन के भी 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। अब उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा था होना है रेक्टम। अब रेक्टम के बाद एनस से हमारा ओपन होता है। तो हम पूरे एनसीईआरटी का ये फिगर एकदम बढ़िया बता दिए हैं। तो आप ये लिख लीजिए अगर समझ में आए, और आगे हम फिल करवाने वाले हैं। चलिए ठीक है, जैसा देखो इसमें भी विजुलाइज करवा दे रहा हूँ, जिस तरह तुम्हें समझ में आ जाए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ऊपर स्टार्ट हुआ माउथ से, माउथ के बाद ईसोफेजस के बाद, ईसोफेजस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद लीवर,
लीवर के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। देखो लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर होता है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर लिखा हुआ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे होता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर सीरीज वाइज बात किया जाए तो पहले हमारा माउथ होगा, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम। देख लो ये पूरा हम तुम्हें विजुलाइज करवा दिए हैं। अब इसके बाद आगे चल रहे हैं। अब इसके बाद ग्लैंड स्टार्ट करना है, जैसे कि अब देखो सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास। सलेवरी ग्लैंड हो जाए, देखो इसमें ग्लैंड क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है, फिर लीवर होता है, फिर पैंक्रियास होता है। ठीक है, ग्लैंड हमारा 3 प्रकार का होता है, एक सलेवरी ग्लैंड, एक लीवर, एक पैंक्रियास। जिसका हिंट है ये स्लिप, एस फॉर सेलेवरी, एल फॉर लीवर, और आई मतलब एल आई मतलब लीवर, पी मतलब पैंक्रियास। तो ये हमारा एक हिंट दे दिया हूँ, तुम्हें समझना हो समझ भी सकते हो, नहीं वैसे याद करना हो तो वैसे भी याद कर सकते हो। अब पहला हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखो अब ग्लैंड ये तीनों मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बटल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। बटल कैविटी देखो ये इनसाइड द बटल कैविटी पहले टीथ पाया जाएगा, टंज पाया जाएगा और प्लेट पाया जाएगा। प्लेट मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा अभी आगे मैं प्लेट क्या होता है, टंज क्या होता है, टीथ क्या होता है, सब बताऊंगा। देखो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द बटल कैविटी। पहली चीज डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, बटल कैविटी। टीथ हेल्प इन अ मैटेंटल डाइजेशन, टीथ कैसा हेल्प, ऐसा मैटेंटल डाइजेशन, ऐसा पहला डाइजेशन है जो कि मैटेंटल डाइजेशन कौन दिखाता है, टीथ एक ऐसा डाइजेशन करता है जो है मैटेंटल डाइजेशन। और सलाइवा हेल्प इन बायोकेमिकल डाइजेशन, और दूसरा दो ही डाइजेशन था ना, एक मैटेंटल एक बायोकेमिकल। सलाइवा तैयार कर दिया बायोकेमिकल डाइजेशन, और टीथ हमारा तैयार कर दिया मैटेंटल डाइजेशन। तो टीथ देखो मेनली हमारा जो टीथ होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ऊपर इनाल हो जाए, ठीक है, इनमाल हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम चबाते हैं, हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है जो फूड को पीसने के लिए, मैस्ट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है, उसके बीच में स्मॉल अमाउंट देखो स्मॉल अमाउंट जो होता है पल्प कैविटी होता है, ये लास्ट होता है। लेकिन अब इनमाल और पल्प कैविटी के बीच में जितना डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस उसे बोलते हैं डेंटाइन। और इसलिए दांत वाले डॉक्टर तो डेंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि डेंटाइन के ही नाम पे रखा गया है डेंटिस्ट, ठीक है। तो अब इसका फील करवाते हैं। देखो ये टीथ है। अब दे भाई ये हमारा सॉकेट ऑफ जॉ होता है, ठीक है। अब ये हमारा आगे का टीथ हमारा इंसीजर होता है, दूसरे नंबर पे कैनाइन होता है, तीसरे नंबर पे प्रीमोलर होता है, चौथे पे मोलर होता है। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उसी के बाद देखो बीच से आधा पार्ट इधर लेते हैं, आधा पार्ट इधर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। लास्ट 3-4 दांत 1 2 3 4 जिसे बोलते हैं मैस्ट्रिफिकेशन में बरतता है, ये होता है सॉकेट ऑफ जॉ। अब ये तब आता है, ये एडल्ट में होता है, बच्चों में नहीं होता। ये 18 साल के ऊपर वाले में सॉकेट ऑफ जॉ प्रेजेंट होता है। और मोलर अब देखो जो हमारे लेस देन 12 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं उनके पास 2 दांत होता है इंसीजर, 2 दांत कैनाइन और 4 दांत प्रीमोलर से होता है, ठीक है। जिससे कि 28 दांत होते हैं, 28 बोलते हैं ना बच्चे, तो 28 दांत होते हैं। और जो 18 प्लस होते हैं उनके पास 32 दांत होते हैं। ये अभी हम फील कर पाएंगे। तो बच्चे बड़े तो बोलते हैं 32 ही निकल जाए, इसलिए वो 32 ही आ जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या आ जाए, लोअर पार्ट ऑफ द कैविटी ऑफ जॉ, लोअर पार्ट ऑफ कैविटी ऑफ जॉ होता है। देखो जो हमारा मुंह होता है, मुंह का लोअर कैविटी क्या होता है, जॉ होता है। और किससे सराउंड होता है, जम्प से हमारे सराउंड होते हैं। और इन्हीं कंडीशन तो बोलते हैं थीटोडॉन्ट कंडीशन, थीटोडॉन्ट कंडीशन क्या होता है, द कैविटी ऑफ जॉ एंड सराउंड बाई जम्प्स, ठीक है।
सॉरी, मोस्टली मैमल्स में दो प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, मिल्क एक परमानेंट, ठीक है। मिल्क तो बोलते हैं डिसीडियस टीथ, टेम्परोरी, और जिसे परमानेंट होता है, और ये एडल्ट टीथ में पाया जाता है। देखो, मिल्क इंसीजर होता है, ये हमारा टैनिन होता है, ये प्री मोलर होता है, ये मोलर होता है। तो इंसीजर बच्चों में 2 होते हैं, 8 होते हैं, 0 होते हैं, 2 होते हैं। मोलर 2, 0, 1, 2। तो ये इंटू 2 बाई नीचे वाले दांत, मतलब आधे हमने तुम्हें बताया था, आधे इधर है आधे इधर है, तो आधे का ये है आधे का ये है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ पाए जाएंगे। तो टोटल हमारा 10/10 हो जाए। अब तुम ये मत कर देना 10/10 सर 1 आ जाए, ये आधे पार्ट का दांत है, ये आधे पार्ट का दांत है, और आधे आधा दोनों जोड़ लिया जाएगा, 20 टीथ आ जाएगा। कुल मिलाते 20 दांत होते हैं जो मिल्क टीथ से बने होते हैं। एडल्टन 2 से 18 साल के बीच में इंसीजर 2 होते हैं, इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं, और प्री मोलर 2 होते हैं, और मोलर 2 होते हैं। अब ये इंटू 2 हो गया, अब ये भी 14, ये भी 14, कुल मिलाते 28 टीथ इसमें परसेंट होते हैं। एडल्ट में क्या होता है 2, 1, 2, 3, 2 इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। अब ये 16 होते हैं, ये भी 16 होते हैं, दोनों ऐड हो जाए 32 टीथ होता है, जिसे बोलते हैं बड़े में 32 ही निकल रही है। देखो ये टन है, टन अब क्या कहता है, टन हमारा फ्री मूवेबल होता है, फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। टन कितने अटैच होता है नीचे वाले फ्लोर से एकदम नीचे, टन हमेशा नीचे ही तो रहता है, नीचे बटल कैविटी से नीचे होता है, और जिसका मतलब होता है फ्री न्यूलम होता है, ठीक है। टन के ऊपर बहुत से आभार पाए जाते हैं जिन्हें पैपिलिया बोलते हैं। जो टन होता है, तुम्हें लगता है टन एकदम स्लैप होता है, टन मतलब एकदम स्लैप नहीं होता, स्लैप मतलब एकदम चपटा नहीं होता, उसमें तो न तो खुरदरापन रहता है, उस खुरदरेपन तो बोलते हैं पैपिलिया, ठीक है। पैपिलिया 3 प्रकार का होता है, सल्टम, वैलेट, फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म। और सल्टम वैलेट लार्जेस्ट होता है, फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट होता है, और इसे हम मशरूम शेप्ड बोलते हैं। अब सुनो, फोलिएट एक ऐसा हमारे पास होता है जो कि ह्यूमन बीइंग के पास पैपिलिया नहीं प्रेजेंट होता है। फोलिएट एक ऐसा हमारे पास पैपिलिया होता है जो कि ह्यूमन बीइंग के पास नहीं प्रेजेंट होता है। और सबसे टेस्ट बर्ड हमारा फिलीफॉर्म में एब्सेंट होता है, टेस्ट बर्ड हमारे फिलीफॉर्म में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अब देखो टन की बात चल रही है, वेटर होता है, सावर होता है, स्वीट होता है। बाई सॉस बोल सकते हैं, बाई सॉस मतलब समझ रहे हो ना, बाई सॉस तो पढ़े हो जाए। वाइटर हो जाए, यस हो मतलब सावर होता है, यस से यस सॉल्ट होता है, स्वीट होता है। तो ये हमारा टन का हो गया, ठीक है। सो देखो इसमें टन की बात किया जाए, टन मैप पे देखो जो ब्लू कलर का है वो पीछे है, ब्लू कलर एकदम पीछे है, देख लो एकदम पीछे है, यहाँ पे है ब्लू कलर, यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या बताता है, बाइटर सॉर। अब उसके बाद ग्रीन सावर यहाँ मालूम पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे तो नहीं मालूम पड़ता है, यहाँ पे स्वीट मालूम चलता है बस। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, साल्टी, जहाँ पे पीला पीला है ये सॉल्टी है, ठीक है। तो ये हमारा टन मैप बन गया, ठीक है। तो अब आगे चलें। अब इसके बाद देखो टन का पूरा समझ में आ जाए। अब फेरिस में पहुंचो। इट इज़ अ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कॉमन पाथवे होता है, फूड और एयर के दोनों पाथवे एक ही होता है। अब सुनो, इसमें डिलेटर पाया जाता है और दूसरा डिलेटर मतलब देखो, डिलेटर मतलब एक इसमें फूड पाइप होता है, इसमें एयर पाइप होता है, क्योंकि ये दोनों पाथवे एक ही होता है। फेरिस मतलब जला होता है, जला के पास जो हमारे दोनों हड्डी पाए जाते हैं, दोनों पाइप पाया जाता है, एक फूड पाइप एक बिंड पाइप। बिंड पाइप में हवा जाता है और फूड पाइप में हमारा फूड जाता है। अब बिंड पाइप होता क्या है, तभी तभी तुम जाते हो खाना खाते वक्त किसी खांसी आने लगता है, क्योंकि बिंड पाइप में फूड चला जाता है। अब फूड कैसे चला जाता है ये भी इमेजिन तुम्हें करवाता हूँ एकदम। देखो ये हमारा ह्यूमन बीइंग हो जाए, ठीक है। अब ये भाई खाना खाए, ठीक है। अब खाना खाने के बाद ये बिंड पाइप हुआ, ये फूड पाइप हुआ, ठीक है। देखो तो हमारा होता क्या है, इसी के ऊपर एक लेयर पाया जाता है, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। देखो जब हमारा फूड आता है, फूड आया यहाँ पे आया, अब ये फेरिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे
एक बेंड पाइप हो जाए, एक फूड पाइप हो जाए। अब फूड जा रहा है यहाँ पे, तभी तभी होता है जब लिजलते मतलब सॉयल तलते हैं। जब फूड तो सॉयल तलते हैं तो यहाँ पे फूड जल्दी से यहाँ इस पाइप में चला जाता है। इस पाइप में जाता है तो ये ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। ऑक्सीजन ना पहुँचने वजह से ये छींक आने लगती है। छींक आने की वजह से बहुत लोग तो मौत भी हो जाती है इस चीज़ से, तो इससे मौत भी हो सकती है। इसलिए एपिग्लॉटिस लगाए जाए यहाँ पे, जिससे कि जब खाना सॉयल तले, खाना जब लिजलें तो ये बंद हो जाता है ये पाइप। उसी तो बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यहाँ पे पाया जाता है, जिससे कि जब खाना यहाँ पे आए तब ये बंद हो जाता है, और बंद हो जाने की वजह तुरंत ये खाना इस वाले पाइप में पहुँच जाता है, जिसे फूड पाइप बोलते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है आप तो एकदम पूरा रियलाइज हो जाओ, फील हो जाओ। देखो अब ये मैंने बता दिया। देखो एपिग्लॉटिस ट्रेटिया वही मैंने बताया ना, डिलेटिस होता है, एपिग्लॉटिस होता है, ट्रेटिया बेंड पाइप ये हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद ईसोफेजस क्या होता है? फूड पाइप। ये थिन होता है, लॉन्ग होता है, ये फेरिस तो स्टोमक से जोड़ता है। ये क्या कहता है? फेरिस तो स्टोमक से जोड़ता है, ठीक है। तो मैं अभी आगे दिखाऊंगा तो मैं कैसे जोड़ता है। फेरिस और स्टोमक तो जोड़ता है, ठीक है। एंजाइम नहीं निकलता इसमें, यही खास बात होती है, इसमें एंजाइम कोई निकलता नहीं है। ओनली सिट्रेट म्यूटस सिट्रेट करता है, जो कि म्यूटस जिसमें मदद करता है ल्यूब्रिकेशन में, जिससे कि फूड आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। जब तक उसमें तो ल्यूब्रिकेट ना करे, ल्यूब्रिकेट मतलब उसे कोई फोर्स ना दे मतलब फिसलना, या तो ऐसा लुब्रिकेट होता है जो फूड फिसल से ट्रांसफ़र हो जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, मतलब हमारे ईसोफेजस पाइप से हमारा फूड स्टोमक में चला जाए। तो इसमें लुब्रिकेशन की पावर होती है, जिससे कि हमारा फूड आसानी से स्टोमक में जाए। और फिर फूड लुब्रिकेट कर देता है ताकि फूड आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। फूड पाइप, आप देखो फूड पाइप से नेट से थोरेस से डायफ्राम, फिर उसके बाद जे शेप्ड बैट में खुलती है, जिसे बोलते हैं स्टोमक। अब स्टोमक आ जा, स्टोमक पहली बार जे शेप्ड मैंने बताते आया हूँ, तो जे शेप्ड बैट होता है। ये एब्डोमेन के लेफ्ट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के लेफ्ट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। हम लोगों के पास सिंपल स्टोमक होता है, जिसमें 4 पार्ट होता है, कार्डिएट, फंडस, बॉडी, पाइलोरिट, ठीक है। अब हमारा जो फूड होता है, जो हमारा फूड आता है, तो हमारा इसमें खुलता है कार्डिएट में खुलता है। हमारा फूड सबसे पहले कार्डिएट आता है, कार्डिएट के बाद हमारे पास फंडस में जाता है। तो तुम ये मत समझ लें फंडस ऊपर है तो पहले फंडस में आता है, पहले कार्डिएट में आता है, फिर फंडस में, फिर बॉडी में, फिर पाइलोरिट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अच्छा, हमारा इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिसमें गैस्ट्रिक, अब जो पेट होता है वो पेट तो गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर देखते हैं, तो इससे में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस निकालता है, ठीक है। और जो ये रोड लाइट स्ट्रक्चर है, मतलब वो फोल्डेड लाइट स्ट्रक्चर है, इसे हम रूड बोलते हैं, रूड, ठीक है, रूड, RUGAE, रूड, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जब फूड आ गया तो यहाँ पे एक स्पिंटर लगता है। स्पिंटर मतलब ये होता है कि फूड आ जाए, फूड वापस ना जा पाए, मतलब होता क्या है, स्पिंडल लगा होता है, जिससे कि हमारा फूड आ जाए, फिर उसके बाद फूड उल्टा हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे ईसोफेजस से होते हुए ऊपर ना जा पाए। तो यहाँ पे एक वॉल लगी होती है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोओस्टोफेजियल स्पिंटर या कार्डिएक स्पिंटर, जिससे कि हमारा फूड आने के बाद वो वॉल बंद हो जाता है, जिससे कि फूड हमारा ऊपर ना जा पाए। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर, क्योंकि पाइलोरिक के पास पाया जाता है, इसलिए पाइलोरिक स्पिंटर। या तो हम दूसरी चीज़ बोल सकते हैं गैस्ट्रो, ये इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ड्यूडेनम पाया जाता है, इसलिए गैस्ट्रो ड्यूडेनल स्पिंटर बोलते हैं, ठीक है। तो हम पूरा ये भी बता दिए। चलो ठीक है, जब भी फूड आता है तो स्पिंडर में रिलैक्स हो जाता है और फूड आगे पास हो जाता है, मैंने बोला था। अब स्टोमक 4 से 5 घंटे हमारे फूड स्टोर करता है, ये भी बताया। फूड मिक्स थ्रू विथ एसिड गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय द HCl, हमारे पेट में HCl पाया जाता है, जिससे कि हमारा फूड जो होता है उसी से गैस्ट्रिक जूस से मिल जाता है। और सिट्रेट क्या करता है? स्टोमक सिट्रेट इन आउट ऑफ स्टोमक के अंदर में ही सिट्रेट होता है, मेड द फूड, और जो हमारा फूड तो लूज बनाता है, एसिडिक विद द हेल्प ऑफ द चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मतलब फूड तो एकदम
मिक्स कर देना, मिक्स मतलब एकदम मिला देना। चर्निंग मूवमेंट उसे बोलते हैं जो हमारा फूड तो मिक्स कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट। दिस लूज एंड एसिडिक फूड ऑफ स्टोमक इज नोन एज टाइम। और इस फूड तो फूड मिलाने तो प्रोसेस तो टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम। और गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl H2O और डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, रेनिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। ये सारे हमारे क्या है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। अब इसके बाद देखो रूल मतलब ये जनरली बात है, किसी भी एंजाइम तो पहला प्रो या बाद में जेन लग जाए तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जाहिर सी बात है। तो हमारे यहाँ पे प्रो लगा है, यहाँ पे जिन लगा है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये सीएल जाते हैं तो ये पेप्सिन में आ जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। और दूसरी प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये सीएल जाता है तो प्रो हट जाता है, रेनिन आ जाता है, रेनिन एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। यदि किसी एंजाइम में लास्ट में इन या पेप्टाइडो लग जाए तो वो प्रोटीन से सेपरेट करता है। तो पेप्सिन, रेनाइन ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। तो स्टोमक एक ऐसा साइड होता है जो कि प्रोटीन डाइजेशन करता है, स्टोमक में ही प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो प्रोटीन और पेप्सिन का pH 1.8 प्रोटीएज है और पेप्टोन्स होता है, ठीक है। देखो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग क्लास हाइड्रोलेज से सभी एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग करते हैं। अब देखो रेनिन एक नोट वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेनिन जो होता है वो हमारे RENIN है और RENNIN है। जो RENNIN है ये एंजाइम है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। और RENIN है ये हार्मोन्स होता है, ये किडनी में पाया जाता है। और ये एंजाइम है जो कि स्टोमक में पाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, तभी भी ये पॉइंट बता सकता है। अब देखते हो जब मिल्क प्रोटीन थर्ड प्रोटीन में चेंज हो जाता है, जब छोटा बच्चा होता है दूध पीता है, फिर उसके बाद उसके मुँह से तभी तुम देखते हो जब तर्ड निकलता है, तर्ड के फॉर्म में हमारा उल्टी कर देता है, वोमिट कर देता है, तो तर्ड फॉर्म में कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो मिल्क फॉर्म में पिए और तर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब हमारा क्या नाम है मिल्क होता है, तो मिल्क तो डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन एंजाइम जो होता है वो हमारा बीच से काटता है जैसे मिल्क। तो इसलिए रेनिन जो होता है वो हमारा मिल्क को तर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो हमारा डाइजेशन हो जाए बच्चे के अंदर, तर्ड की डाइजेशन जल्दी हो जाए। तर्ड एक सॉलिड फॉर्म है लेकिन मिल्क एक लिक्विड फॉर्म है, इसलिए मिल्क में डाइजेशन नहीं हो पाता है, लेकिन तर्ड में तुरंत डाइजेशन हो जाता है क्योंकि वो तर्ड फॉर्म में आ जाता है। तर्ड एक सॉलिड फॉर्म होता है और सॉलिड फॉर्म होता है तो वो तुरंत चलते तुरंत डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ओनली इन इन्फेंट बच्चों में ही होता है, ठीक है। एडल्ट में मिल्क तो तर्ड में बदलने का काम पेप्सिन द्वारा ही किया जाता है, जाहिर सी बात है बड़े में पेप्सिन द्वारा ही हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट तो लिपिड बोलते हैं, जिससे कि ग्लाइकोलाइपेज डाइजेस्ट करता है, ठीक है। म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट आयन गैस्ट्रिक हेल्प ऑन दी यसी। अब देखो मैंने फिर से बोला ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है हमारा म्यूकस और बायोकार्बोनेट आयन, जिससे कि हमारे गैस्ट्रिक जूस CO3 में कन्वर्ट हो जाए और प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड। अब देखो स्टोमक आल्सो सिक्रेटेड CIF टेस्टल इंटेनियस फैटर। ये विटामिन B12 तो इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। एब्जॉर्प्शन तो डाइजेशन फूड स्टार्ट यही करता है जेजेनम, और हाईली टॉइल्ड इलियम होता है, ठीक है। अब सुनो डी इनिशियल म्यूकोसल एपिथेलियम है, जॉबलेट सेल पाया जाता है जिसे म्यूकस सिचुएट करता है, क्या सिचुएट करता है, म्यूचर। दिस सिचुएशन ऑफ द ब्रॉडर सेल वॉल ऑफ द म्यूकोसा सिचुएशन द ड्रबलेट सेल कंसिस्ट द इनिशियल जूस और सब्सटस इंटीरियर। देखो यहीं पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा इंटरटाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है ड्रबलेट सेल पाया जाता है, ठीक है। वो क्या सेचुरेट करता है, म्यूचस। और म्यूचस 2 जगह मदद चलता है, एक ल्यूब्रिकेशन एक एडहेरिन में, ठीक है। तो डिसेचुरेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूचस उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रबलेट सेल। और वो क्या कहाँ मिलता है, इंटरटाइनल जूस में। और इंटरटाइनल तो जूस में मिलता है, उसे तो हम बोलते हैं सब्सटस इंटीरियर,
क्या बोलते हैं, सबकस इंटीरियर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पेट में ऐसे ऐसे मैंने बताया था ना अभी, स्टोमक में एक ऐसे ऐसे था, तो उसे हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, थ्रिफ्ट। देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए तो यहाँ पे उसका नाम पेट में टाइम बोलते थे, अब यहाँ पे थ्रिफ्ट बोलते हैं। वहाँ पे टाइम मैंने पढ़ा था और यहाँ पे थ्रिफ्ट पढ़ा रहा हूँ। और इसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाया जाता है और जिससे कि इंटेस्टाइनल जूस भी निकालेगा। उसके ऊपर से एक फिंडल लाइक पोजीशन है, उसे हम विलाई बोलते हैं, विली बोलते हैं। उसके ऊपर एक हमारा फिंडल लाइक पोजीशन होता है, माइक्रोविली होता है, जिससे एब्जॉर्प्शन तो बढ़ा देता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। देखो फिर उसके बाद इंटरटाइनल जूस प्लस म्यूटस ऑफ जर्बलेट सेल, उसे बोलते हैं सक्सेस इंटीरियस। इंटरटाइनल जूस और म्यूटस तो हम बोलते हैं सक्सेस इंटीरियस। इंटाइनल जूस जो होता है डाइसेटेराइड में पाया जाता है, डाइपेप्टाइडेज में, लाइपेज में, न्यूक्लियोटाइडेज में और न्यूक्लियोसाइडेज। और डाइसेटेराइड शुगर तो डाइजेस्ट करता है, डाइपेप्टाइडेज प्रोटीन तो, लाइपेज लिपिड तो, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड तो तरेगा, न्यूक्लियोसाइड तो तरेगा, ठीक है। अब सुनो, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे, ये भी 3 प्रकार का होता है, सीटम, चोलन, रेक्टम। सीटम क्या होता है, ब्लाइंड साइट होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिजियल होता है, नैरो फिंगर लाइक पोजिशन ट्यूबुलर पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बेरीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। जो कि सीटम 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, जिससे कि डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता है। लिम्फोसिस्ट फॉर डिफेंस, ये बचाने में काम चलता है। चोलन क्या होता है, लार्ज पार्ट होता है, तीनों में सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि एसेंडेंट ट्रांसफर डिसेंडेंट सिग्मॉइड, ये भी मैंने पढ़ाया था। चोलन जो होता है एक एसेंडेंट मैंने बताया था, एक ट्रांसफर बताया था, एक डिसेंडेंट बोला था, एक सिग्मॉइड होता था। फिर उसके बाद रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ फैटल मटेरियल, मल पदार्थ यहीं पे स्टोर होता है। और रेक्टम ओपन इनटू अ एनस। अब सुनो, इट लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है, नेवर सिचुएटेड, ओनली देयर इज अ सिचुएशन ऑफ म्यूटस, म्यूटस का सिचुएशन हो जा, वही दोनों काम हो जा, लिब्रिकेशन हो जा, एडेरिन हो जा। अब सुनो, इलियोसेटल वॉल, ये जहाँ इलियम और सीटम के बीच में एक वॉल पाया जाता है, जिससे कि प्रिवेंट करता है अनडाइजेस्ट, मतलब जो फूड अनडाइजेस्ट होते आ जाए रेक्टम में बैठ चुका है, अब वो वापस ना जाए, इसलिए यहाँ पे भी वॉल लगाया गया है, जिसे बोलते हैं इलियोसेटल वॉल, जिससे कि अनडाइजेस्ट फूड बैड फ्लो में ना हो पाए। और इससे एक ट्रिक बता दिया, यम वाई माई एस मेस, म्यूटोसा, सब म्यूटोसा, सिरोसा और मस्कुलर लेयर, इसके 4 लेयर होते हैं, सिरोसा, म्यूटोसा, सब म्यूटोसा और मस्कुलर लेयर। अब सिरोसा आउटर लेयर होता है, एपिथेलियम से बना होता है, जिससे कि मेसोथेलियम इसे कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, एब्सेंट होता है ईसोफेगस में। मस्कुलर लेयर क्या होता है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल होता है, मेड अप ऑफ 2 लेयर होता है। आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स लेयर से बना होता है, इनर सर्कुलर मसल से लेयर होता है। ऑब्लिक मसल एक्स्ट्रा इन स्टमक में ज़्यादा पाया जाता है, ऑब्लिक मसल्स। अब सब म्यूकोसा क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे कि आर्टरी, वेन्स, नर्व आल यहाँ पे पाए जाते हैं सब म्यूकोसा में। एक्सेप्शन यही जान लो, यहाँ पे ब्र्यूमर ग्लैंड पाया जाता है, डेट आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्र्यूमर ग्लैंड, ब्र्यूमर ग्लैंड, ये PYQ है। अब म्यूकोसा में सारी चीज़ इनर लेयर होता है, थिकनेस लेयर होता है, सिटेट म्यूटस चलता है, ये 2 काम होता है, लुब्रिकेशन, एडेरिन। मेड अप ऑफ एपिथेलियम, जिसका एग्जाम्पल है टोलुमिनार एपिथेलियम और सटेटन एब्जॉर्प्शन। ये तुम पढ़ो जवाब, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। ऑल ग्लैंड आर प्रेजेंट एंड सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जाहिर सी बात है सब एनिमल, सब ग्लैंड सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। जैसे कि इरेगुलर फोल्ड म्यूकोसा में जो होता है उसे स्टोमक के अंदर रूट बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था वो फिंगर में ही। फिंगर लाइक पोजीशन तो बिलाई बोलते हैं। विलाई के अंदर 2 चीज़ होता है, एक लिम्फ वेसल होता है, एक ब्लड वेसल होता है। लिम्फ वेसल जो होता है वो वाइट कलर होता है, ब्लड वेसल कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। इसे लैक्टियस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितना होता है, फैट का, और यहाँ पे सारे ब्लड मतलब यहाँ पे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट
ये सारे यहाँ पे ब्लड वेसल में एब्जॉर्व होते हैं। यहाँ पे थ्रिप्ट एक टर्म आता है जिसे प्रेट वेस ऑफ विलाई बोलते हैं। और यहाँ पे सिट्रेट सतस इंटीरियस अभी पीछे पढ़ाए थे, म्यूचर प्लस इंटेस्टाइनल जूस, ये क्या क्या बोलते हैं, सतस इंटीरियस। अब देखो ग्लैंड पे आ जाए। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास, स्लिप मैंने बताया था। ये 3 पेयर में होता है, ठीक है। आउटसाइड द पेरिफेरल ऑफ बटल कैविटी ओपन इन। अब सुनो, पेरिटाइड होता है, सब लिंजल होता है, सब मैरिडेबल होता है। पेरिटाइड होता है वो नियर ईयर के पास प्रेजेंट होता है, नियर ईयर के पास प्रेजेंट होता है। और नियर चेस्ट बोल सकते हो, मतलब जो हमारा मुंह होता है वो हम तुम्हें बता रहे हैं कहाँ से। देखो यहाँ पे हमें कहाँ पाया जाता है, देखो ये हमारा जैसे माउथ होता है, ठीक है। अब माउथ का एकदम ईयर पार्ट यहाँ होता है, ठीक है, ईयर पार्ट यहाँ कहीं होता है। तो ये दांत देते हो, दांत के यहाँ पे जहाँ पे मैं हाथ रखा हूँ, यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे हमारा कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा, पार्टेड ग्लैंड पाया जाता है। और ये हमारा टन है, टन के नीचे जो एक जो लाइनदार गया है जिसे बोलते हैं लिंडुलम फेंडुलम, ठीक है, ये होता है, यहाँ पे पाया जाता है। और सुनो देखो यहाँ पे लिंडुलर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आओ, ये टन होता है, ठीक है। ये हाइफे यहाँ पे हमारा पाया जाता है लिंडुलर, मतलब सब लिंडुलम फेंडुलम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली प्रोटीन जो हमारा टन के ऊपर वाली प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये हम तुम्हें इमेजिनेशन पूरा करवा दे रहे हैं। अब देखो लीवर क्या बोलता है। लीवर हमेशा जो टराइन ग्लैंड होता है, इसका वेट हमेशा ब्रेन के बराबर होता है, जैसे कि 1.2 से 1.5 kg के बराबर होता है। राइट एब्डोमिनल पार्ट में पाया जाता है। राइट हमारा लीवर होता है, स्टमक लेफ्ट में होता है। सराउंडेड बाय शीथ ऑफ द नेटिव नोन एज ग्लाइसन कैप्सूल से सराउंडेड होता है। और सुनो, ग्लाइसन कैप्सूल से सराउंडेड होता है। प्रेजेंट इन बिलो इन डायफ्राम में पाया जाता है, डायफ्राम से नीचे पाया जाता है। लोब क्या होता है, हमारे लीवर के पास 2 लोब होता है, राइट लोब, एक लेफ्ट लोब, ठीक है। गॉल ब्लैडर उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर गॉल ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, राइट लोब के नीचे, और लेफ्ट लोब के नीचे स्मॉल होता है लेफ्ट लोब। बाइल फॉर्म होता है कहाँ पे, लीवर में। बाइल स्टोर कंसनट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर, और बाइल वर्क कहाँ करता है, ड्यूडेनम में, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज द हेपेटिक लोब्यूल। उसका हेपेटिक लोब्यूल कितना यूनिट है, हेपेटिक कॉर्ड का। देखो अब जैसे ये लीवर हुआ, इसमें राइट लोब हो जाए, एक लेफ्ट लोब हो जाए, ठीक है। देखो एक राइट लोब हो जाए, एक लेफ्ट लोब हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो ये गॉल ब्लैडर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है। तो राइट लोब तो ज़्यादा बड़ा है, लेफ्ट लोब तो कम बड़ा है, ठीक है। तो ये देखो हमारा राइट लोब होता है, ये लेफ्ट लोब। राइट लोब के नीचे हमारा गॉल ब्लैडर पाया जाता है, तो राइट लेफ्ट के नीचे पाया जाता है। अब गॉल ब्लैडर हमेशा हमारा फंक्शनल एंड उसकी यूनिट क्या होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल होता है, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हेपेटिक कॉर्ड होता है। अब देखो रिलाइट करो, राइट लोब्यूल, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब तुम प्रोसेस देखो, गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे हमारा लीवर से जूस आया, ये हमारा पेंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। पेंक्रियास, यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस मिलेगा, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर जूस मिलेगा, गॉल जूस, बाइल जूस। हमेशा लीवर बाइल जूस कन्वर्ट करता है, तो ये बाइल जूस दे रहा है, ये पेंक्रियाटिक जूस दे रहा। अब ये कॉमन वाल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन वाल टेस्ट लिए हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाइल भी आएगा और यहाँ पे पेंक्रियाटिक भी पाया जाएगा, इसलिए कॉमन वाल हो जाएगा, ठीक है। इस डस्ट तो बोलते हैं सिस्टिक डस्ट होता है, जहाँ क्यों, ये गॉल ब्लैडर होता है, हरा वाला गॉल ब्लैडर है। इस गॉल ब्लैडर की डट की यूनिट क्या होती है, सिस्टिक डट होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा एक कॉमन वॉल से आएगा, जिससे हम नाम बोलेंगे हिपैटो, मतलब यहाँ पे हमारा बाइल भी आएगा, और पेंक्रियाज, हेपेटो पेंक्रियाटिक
जंक्शन बोला जाता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक जंक्शन यहीं पे बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा ड्यूडेनम होता है, सी टाइप लाइफ स्ट्रक्चर ड्यूडेनम होता है। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है और यहीं पे आते रिलीज होता है हमारा कौन कौन सा जूस, एक पैंक्रियाटिक जूस होता है और एक हमारा बाइल होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जंक्शन। देखो अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे राइट लोब्यूल हुआ, लेफ्ट लोब्यूल, यहाँ पे देखो मैंने बोला था बाइल जूस आएंगे, बाइल जूस आएंगे। तो ये राइट हेपेटिक डक्ट होता है, लेफ्ट से हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है। राइट हेपेटिक डक्ट तो यहाँ पे हम सिस्टेड डक्ट बताए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जॉल ब्लैडर हरा हरा था, इससे हम बोलते हैं सिस्टेड डक्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट लोब्यूल से हमारा बाइल आ रहा और ये हमारा क्या जॉल ब्लैडर जूस आएगा। इसमें तो जूस तो रहता नहीं, ये प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि हमारा ये रेक्टम के पास जितने हमारे प्रेशर रहते हैं वो वेस्टेज में निकल जाते हैं। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अब यहीं पे मैंने बोला था कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे लीवर की यूनिट होती है हिपैटिक, लीवर की यूनिट होती है हिपैटिक, यहाँ पे बाइल आ रहा है इसलिए कॉमन हेपेटिक डक्ट नाम दे दिया गया है। ये होता है पैंक्रियाट। अब यहाँ पे बाइल भी आ रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, हेपेटोपैंक्रियाटिक जंक्शन बोलते हैं। अब देखो, अब इसके बाद सी साइड मैंने बताया था यहाँ पे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का दो नाम होता है, डुएल, ड्यूडेनम का नाम डुएल होता है जिससे कि ड्यूडेनम दो काम चलता है, एक बाइल जूस के लिए चलता है, एक पैंक्रियाटिक। मैंने बोला क्या, यहाँ पे बाइल, यहाँ पे पैंक्रियाटिक, यहाँ पे दोनों आ जाए तो जब दो लोड मिलते हैं तो इसे जंक्शन देते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक जंक्शन देते हैं। ठीक है, ये बाइल जूस होता है, ये हमारा क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है। और यहाँ पे हम बोलते हैं स्पेंडर ऑफ ओडी, स्पेंडर ऑफ ओडी। ठीक है, ये हमारा पूरा था लीवर का। लीवर का मैंने उससे भी बता दिया, इससे भी बता दिया। अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद देखो एंजाइम क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है जिसे एल्कलाइन होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। देखो मैंने अभी पढ़ाया था टिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव होता है, ट्रोमेटिप्सोजन इनएक्टिव है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडोज इनएक्टिव होता है। जब पापा जाग जाएंगे तो बेटा और बेटे तो दोनों जगा देंगे। तो वही समझो, जब ये जाग जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा तो ये भी एक्टिव करवा देगा, ये ट्रिप्सिन इसे ट्रामेटोफेंसिंजल तो एक्टिव कर देगा और ये कार्बोक्सीपेप्टाइड में एक्टिव हो जाएगा और ये सारे हमारे एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक्टिव है, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्टिव है, न्यूक्लियस एक्टिव होता है। अब इंटरटाइनल म्यूटेशन से इंटरोटाइनेज होता है जिसे ट्रिप्सिनोजन तो एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिन में बदलता है कौन, इंटरोटाइनेज जो होता है ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिनोजन तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन एक्टिव होने के बाद सभी एंजाइम तो एक्टिव कर देता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड कर देता है कार्बोक्सीपेप्टाइड और ट्राइमाइट्रोजिन में ट्राइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ना है। ठीक है, अब डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार तुम्हें मैं सारा इसमें मैं बता दे रहा हूँ एंजाइम क्या क्या होता है कहाँ कहाँ। इस फिगर तो एक बार देख लो, यहाँ पे देखो सलाइवरी ग्लैंड से हमारा क्या होता है एंजाइम, एमाइलेज। ठीक है, ईसोफेगस में तो ही एंजाइम नहीं निकलता है, स्पेंटर से हमारा रोकता है, लीवर में बाइल जूस क्रिएट होता है, जॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर्ड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइडोजेज, सुतरेज, मार्टेज, लैक्टेज एब्जॉर्ब होता है, पैंक्रियाज में प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज और स्टोमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक प्रोटीएज। तो ये सारे एंजाइम हैं, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद देखो ये मैंने बोला डाइजेशन ऑफ फूड में आ जाओ। द फूड ऑफ डाइजेशन इज exemplified by mechanical and chemical process. Food first come in mouth, बटल कैविटी, टीथ, masticate मतलब पीसना,
एंड मिथ दी म्यूटर ऑफ सलाइवा, सलाइवा में मिला देता जो ती लुब्रिकेशन एडेरिन देगा। इट फैसिलेटेड ऑफ सैलो, ये निजलता है, निजलना, सैलो मतलब निजलना होता है। फूड प्लस सलाइवा बोलस होता है और फूड प्लस स्टोमक में पहुंच जाए, टाइम बोलते हैं, हम बोलते थे ना स्टोमक में टाइम बोलते हैं और वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइल बोलते हैं। देखो ये है फूड एल्कलाइन जूस ऑफ द इंटेस्टाइन, टाइल बोलते हैं, देख लो यहाँ पे नाम भी आ गया। अब देखो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट माउथ मिक्स होता है सलाइवा के साथ। हमारे मुंह में 30% स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर देता है, 30% सलेवरी एमाइलेज हमारे मुंह में ही जाते ही डाइजेस्ट कर देता है। जिससे कार्बोहाइड्रेट तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो कन्वर्ट कर देता है। अब डाइसेटेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब फेरेट में कोई एंजाइम नहीं होता तो डाइजेशन वहाँ नहीं होता। स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है ना कि कार्बोहाइड्रेट, तो नो डाइजेशन। ड्यूडेनम में बाइल पाया जाता है, नो डाइजेशन। अब उसके बाद ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस भी पाया जाता है, इसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। 70% स्टार्च तो यहाँ पे पॉलीसेटेराइड तो कन्वर्ट करते माल्टोज में 70% डाइसेटेराइड कर देता है। अब हमारा पास डाइसेटेराइड पास हो जाता है, जेजेनम में आ जाता है। अब देखो जेजेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट जेजेनम होता है, वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, इसमें डाइसेटेराइड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब माल्टेज एंजाइम से ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज, यहाँ पे सुक्रेज एंजाइम से ग्लूकोज फ्रक्टोज, और लैक्टोज में लैक्टेज एंजाइम से ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो मिलाते रेड वाला जो नाम दिया है ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज, ये तीनों हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है लास्ट में प्रोडक्ट? ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज, जिसमें जेजेनम में, ठीक है। और ये डाइसेटेराइड है जिसमें चंद जाता है मोनोसेटेराइड में। अब फैट की बात होती है, माउथ में सलेवरी होता है, मेथ होता है, नो एंजाइम होता तो डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं, डाइजेशन नहीं। स्टोमक में लिपिड में कोई डाइजेशन नहीं, ठीक है। ड्यूडेनम में बाइल पाया जाता है। अनइमल्सिफिकेशन में तो जो हमारा फैट होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब उसके लिए बाइल में दो चीज़ पाया जाता है, एक बाइल साल्ट पाया जाता है जिससे कि वो फैट के ऊपर ऐसे चिपक जाता है, फैट चिपक जाता है तो इमल्सिफाइड लिपिड बन जाता है। इमल्सिफाइड लिपिड तो हमारा लिपिड मतलब फैट होता है। इमल्सिफाइड फैट तो डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में पढ़े होते डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड मिलते हमारा फैट बनाते हैं, ठीक है। पॉलीपेस्ट मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड दोनों बन जाता है। अब जेजेनम से इंटेस्टाइनल जूस होता है और इंटेस्टाइनल लाइपेज बनता है, ठीक है। अब सुनो, जो हमारा फैट होता है लिम्फ कैपिलरी में जाते उसे लैटियल बोलते हैं। यहाँ पे फैट डाइजेस्ट होता है और कहीं नहीं, फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है? लिम्फ में, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में आ जाओ, माउथ में तो सलाइवा पाया जाता है तो नो प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, क्योंकि एंजाइम नहीं पाया जाता तो डाइजेस्ट नहीं होता। फेरिस में नो एंजाइम, नहीं डाइजेस्ट होता। स्टोमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, मेन साइड ऑफ प्रोटीन इज स्टोमक। अब यहाँ पे रेनिन पेप्सिन पाया जाता है जिसकी pH 1.8 होता है। प्रोटीन प्रोटीएज में कन्वर्ट होता है पेप्टोनोज में, ठीक है। मिल्क प्रोटीन रेनिन में कन्वर्ट होता है, तो मैं बताया हूँ। और तब प्रोटीन पेप्सिन में बड़े में एडल्ट में होता है, ठीक है। ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है, बाइल में पाया जाता है, नो एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस। अब ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइड में होता है, ठीक है। प्रोटियोज और पेप्टिनोज पाया जाता है। अब जेजेनम में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस जो होता है डाइपेप्टाइडेट में कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, माउथ में सलाइवा होता है, नो एंजाइम तो डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में नहीं एंजाइम तो डाइजेशन नहीं होता। स्टोमक में नो एंजाइम नहीं होता। ड्यूडेनम में बाइल में पाया जाता है, नहीं होता। पैंक्रियाटिक में न्यूक्लिएटेड एंजाइम पाया जाता है जिसकी न्यूक्लिएटेड एसिड तो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिएटेड एंजाइम फिर आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जेजेनम में फिर कन्वर्ट जाएगा, वहाँ पे इंटरटाइनल जूस होता है तो न्यूक्लियोटाइडेट और न्यूक्लियोसाइडेज दोनों आ जाएगा। तो इसमें जो ये फास्फेट ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनेगा। अब वहाँ से हमारा नाइट्रोजिनस बेस बचा है ना, और फास्फेट निकल जाए। अब न्यूक्लियोसाइडेज आ जाए तो हमारा नाइट्रोजिनस बेस भी
अलग हो जाए, शुगर बचेगा, नाइट्रोजिनस बेस बनेगा और फास्फोरस। लास्ट में हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में 3 चीज़ मिलता है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे माउथ, ये एनसीईआरटी में ये फिगर दिया है, माउथ से हमारा ड्रस्ट एब्जॉर्ब होता है और हमारे पास म्यूकोसा पाया जाता है, जिससे कि माउथ और लोअर साइड ऑफ टंग एब्जॉर्ब होता है, ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होता है। स्टोमक में क्या होता है, वाटर पाया जाता है, सिंपल शुगर पाया जाता है, अल्कोहल टेक प्लेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होता है और म्यूकोसा इनटू आ ब्लड स्ट्रीम लिम्फ में पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे वाटर होता है, मिनरल होता है, ड्रस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, बस इतने ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये तो फिगर है, देखो यहाँ पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और क्लोरीन आयन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन की वजह से ब्लड कैपिलरी में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कैरियर प्रोटीन, ये हमारा फैट से रिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हमारा ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाएगा। और एक यहाँ पे जाना मतलब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहुँचेगा। इसमें हमें हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ले जाने में एटीपी का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इन दोनों तो हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होता, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और हमारा फैट होता है, अब एब्जॉर्प्शन हम करवा रहे हैं, जान लो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसमें ये इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल होने के लिए यहाँ पे एक बाइल साल्ट मिल जाएगा, तब ये सोल्यूबल हो जाएगा, तब ये अपने पास आएगा। इसमें देखो बड़े मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो जाता है, इसलिए इसका नाम देते हैं चाइलोमाइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, चाइलोमाइक्रॉन्स, प्रोटीन टोट हो जाता है। अब ये लिम्फ में जाता है, मैंने बोला फैट हमेशा लिम्फ में होता है। और वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस में ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। ये हमारा पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया, पाँचों अमाइनो एसिड, विटामिन, वाटर, मिनरल, फैटी एसिड, ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। फिर उसके बाद पचा हुआ फूड हमारे फूड में एब्जॉर्ब, ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जो फूड नहीं पच पाता है वो हमारा अब लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम पाया जाता है। सो देयर इज नो डाइजेशन एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम ही नहीं पाया जाता तो डाइजेशन एक्टिविटी हो जाए नहीं, तो नो डाइजेशन एक्टिविटी, तो हमारा म्यूकस यहाँ पे मिश्रण हो जाए, ल्यूब्रिकेशन, एडेरिन, दो ही काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है वाटर, मिनरल, ड्रस्ट, इसलिए हमारा जो फैटल मटेरियल पदार्थ होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अब फैटल मटेरियल इधर सॉलिडिफाइड, मैंने बोला सॉलिड हो जाता है, एडेरिन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर लॉस पाया जाता है। डिफेक्शन क्या होता है, मल प्रतित्याज। रेक्टम में पेरिस्टाल्टिस होता है, पेरिस्टाल्टिस, ठीक है, बहुत मिनिमम होता है एट द टाइम ऑफ द डिफेक्शन, दैट इज द मास ऑफ द पेरिस्टाल्टिस। तो पेरिस्टाल्टिस क्या होता है, जब हमारे प्रेशर आता है तो पेरिस्टाल्टिस बहुत तेज आने लगता है, पेट में कूदने लगता है, तो इसलिए उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस, ठीक है। इसमें जब तक तुम डिस्चार्ज नहीं कर दोगे, डिस्चार्ज मतलब मल पदार्थ जब तक तुम डिस्चार्ज नहीं कर दोगे तब तक पेरिस्टाल्टिस होता है, ठीक है। ये वॉलंटरी प्रोसेस होता है एक लिमिटेड समय तक, और ये येलोविश ब्राउन कलर होता है फीचर्स ड्यू टू अ बाइल पिगमेंट की वजह से हमारा जो डिफेक्शन होता है येलोविश ब्राउन कलर में होता है, किस पिगमेंट की वजह, बाइल पिगमेंट की वजह। और यहाँ पे जीआईटी कंट्रोल करता है, जस्टो इंटेस्टाइनल कंट्रोल, ये नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, जब भी किसी फूड में स्मेल आती है और फूड में प्रेजेंट होता है तो नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम जब हमारे फूड मिलता है, फूड में हमें मालूम चल जाता है ये बहुत अच्छा है, ये मेरे खींच रहा है, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का वर्क होता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो अपने आप तो खाने का मन करता है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब लास्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। इन प्रॉपर हाइन
तेज से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तभी तभी टैप वार्म, राउंड वार्म, थ्रेड वार्म, हुट वार्म, पिन वार्म से वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए सभी लोग बोलते हैं हाथ धो से छाया थरोट खाना। अब जॉन्डिस पहली बीमारी इसमें है, लीवर की गड़बड़ी की वजह से हमारा जॉन्डिस होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिससे पूरे शरीर में बिलीरुबिन हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि हमारा पीलिया बोला जाता है। पूरे हमारे स्किन होता है वो येलो हो जाता है और आई हमारा येलो हो जाता है। अब वोमिटिन उल्टी करना, पल्टी करना। व्हेन कंटेंट ऑफ स्टोमक बाहर आ जाए, सडनली कम्स आउट फ्रॉम आउट, इसे बोलते हैं वोमिटिन। और वोमिटिन सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुले और फीलिंग ऑफ वोमिटिन, नॉसिया। अब सुनो, डायरिया इट एब्जॉर्नल ऑफ द बाउल मूवमेंट, लूज मोशन होता है, फैटल मटेरियल लिक्विफाइड में चेंज होता है और फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है। और कॉन्ट्रिपेशन, यहाँ पे क्या होता है कि इरेगुलर बॉयल मूवमेंट होता है, मतलब या तो जैसे पॉटी होता है तो एकदम टाइट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे होता है क्योंकि इरेगुलर वजह से। तभी तो किसी का रूटीन नहीं अच्छे से बना हो तो ये इरेगुलर है। कंटेंट ऑफ रेक्टम इज कम्स आउट फ्रॉम इनर फैटल मटेरियल सॉलिडिफाई एंड मे दे पाइल्स, और ये पाइल्स की बीमारी हो जाता है। इनडाइजेशन क्या होता है? फूड का प्रॉपर ना पचना, इससे कई कारण हो सकते हैं। एंटी स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग, एंजाइम का सफिशिएंट मात्रा में ना निकलना। सिम्टम्स क्या होता है? फीलिंग ऑफ फुलनेस। अब देखो पीएम क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी मेल नाइट्रिशन, इसे बोलते हैं कुपोषण। कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्री में जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ऐसे आंतर प्रोटीन और कैलोरी की कमी देखी गई है। इसे इस तरह, अरे क्या मैंने ले दिया, देखी गई इस कारण यहाँ का बच्चा मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू ड्राफ्ट फैमिन मतलब अकाल, पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जिसके पास फूड ज़्यादा रहता है तो उसमें पॉलिटिकल की वजह से नहीं मिल पाता है, और नहीं तो गरीब कहीं देश होता है तो वहाँ पे फूड नहीं पहुँच पाता। जैसे कि बांग्लादेश का विभाजन का समय और इटिपोरिया के सूखे पड़ जाने की वजह से चरार देखा गया है। अब यहाँ पे मार्शमस होता है, एक चौसी चरर होता है, एमपीसी। मासोसमस होता है, प्रोटीन होता है, टोलोरीज होता है। इट इज कॉमन इन इन्फेक्ट, एक साल के कम में देखा गया, बहुत बीट होता है, ओल्डिश लुक हो जाता है, मेंटल और फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं डेवलप होती है। और पीछे तुम नाम सुने हो, जो प्रोटीन होता है और कैल्शियम चौसर होता है, एक से ज़्यादा साल के बच्चों में देखा जाता है वीक चाइल्ड, लेकिन इसमें कुछ सही होते हैं इसके हिसाब से। तो कुल मिलाते ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और इसी के साथ में एक शायरी सुन लीजिए। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ये हमारा आज का मोटिवेशन हो गया और आज का तो बड़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो और लेकिन लास्ट चीज़ ये है, जो चीज़ दिखाना है इसके बीच में एम्स में तुम्हारा भी फ़ोटो आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है और इसलिए मन लगा पड़ी। थैंक यू फॉर ऑल टुडे।